हेलो गाइस। तो इस पार्ट के स्टार्ट में दिखाते हैं कि ज़ुआंगशु भी सैटरडे को एक्स्ट्रा वर्क करते हुए अपने ऑफिस में ही बैठा हुआ था। एक कोलीग भी उसके साथ बैठता है और गॉसिप्स करना स्टार्ट कर देता है। एक्चुअली वो शेंग युआन कंपनी पर ही अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा था, पर उसके बॉस का तो कोई मूड नजर नहीं आता था कि वो इस कंपनी को लोन के लिए ग्रीन सिग्नल देना चाहता है। ज़ुआंगशु की उस दिन विजिट करते हुए मुलाकात लिन यूसन से हुई तो नहीं थी, लेकिन बाद में उसे पता चल जाता है कि एक्चुअली वो शेंग युआन कंपनी के चेयरमैन का ग्रैंडसन है। और इसके साथ साथ उसका फ्रेंड उसे काफी छेड़ता भी है कि इस कंपनी में तुम ज्यादा इंटरेस्ट इस वजह से तो नहीं ले रहे क्योंकि तुम्हारी बहुत पुरानी फ्रेंड जो यहाँ पर काम करती है। और उसका इशारा रॉन्ग की तरफ था। उसी वक्त उसे रॉन्ग की कॉल आती है और वो तुरंत ही नीचे उसे मिलने के लिए चला जाता है। वो उससे उसी कैफे में बैठकर मिल रहा था जहाँ पर थोड़ी देर पहले शी गुआंग अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी केक खा रही थी। रॉन्ग और ज़ुआंगशु दोनों अपनी जॉब में और अपनी वर्किंग लाइफ में काफी फिट जा रहे थे। और रॉन्ग उससे कहती कि मैं जल्दी वापस आ गई हूँ, तुम्हारी मॉम ने कुछ चीजें भी भिजवाई थी और वो होम टाउन से तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। वो बचपन से लेकर अब तक काफी क्लोज थे, नेबर्स थे और एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। यहाँ पर बैठे हुए रॉन्ग अपना फेवरेट केक ऑर्डर करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि थोड़ी ही देर पहले वो खत्म हो गया है। कुछ गर्ल्स आई थी जो बहुत सारा पार्सल कराकर साथ ले गई हैं और वो कोई और नहीं बल्कि शी गुआंग और उसकी फ्रेंड्स थी जो अपने टीममेट्स के लिए बहुत सारे केक्स वहां से लेकर जा रही थी। अब वहां से वापस जाने का समय आ चुका था। वो लोग सड़क किनारे खड़े हुए थे किसी टैक्सी के इंतजार में। यहाँ से गुजरते हुए लिन यूसन भी दूसरे रास्ते पर जाते हुए उन्हें देख तो लेता है, पर अब की बार वो रुकता नहीं है। शी गुआंग बार बार हुआया बैंक की बिल्डिंग को देखे जा रही थी और फिर सोचने लगती है कि शंघाई कितना बड़ा शहर है, यहाँ पर इत्तेफाकन आपका किसी से आमना सामना हो जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और बस फिर यही सपना अपने दिल में सजाया कि कहीं मुझे ज़ुआंगशु नजर आ ही जाता तो अच्छा था। वो वापसी के रास्ते पर चल पड़ती है। यूसन ने उन लोगों को इसलिए भी लिफ्ट नहीं दी थी क्योंकि अभी वो डॉक्टर से विजिट करने के लिए जा रहा था। वो चाहता था कि उसका हैंड दोबारा से रिकवर हो जाए और वो पहले की तरह सर्जरीज कर सके, लेकिन डॉक्टर उसे कहता है तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करनी होगी, तुम्हारी नॉर्मल एवरीडे लाइफ तो बहुत अच्छी जा रही है लेकिन फिर भी तुम सर्जरी वाला नाइफ नहीं उठा सकते। अब वहां से वापस जाते हुए वो देखता है तो सड़क पार करते टाइम एक लेडी एक मोटरसाइकिल से टकराने वाली थी, तो वो जाता है और उस आंटी की सुरक्षा करता है और बस इसी वजह से उसे भी काफी चोट लग गई थी। ये बात ऑफिस में उनके एक बॉस आकर सबको बताते हैं। शी गुआंग जैसे ही ये सुनती है तो उसे तुरंत ही यही लगने लगता है कि मैंने टेंपल में जाकर यही तो विश मांगी थी कि उसके साथ कुछ हो जाए। बस मेरी विश पूरी हो गई है, मैंने सोचा नहीं था कि मेरी विश इस तरह से पूरी हो। और बस उसे ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं गिल्टी फील होने लगता है। उसने उसे बद्दुआ जो दी थी, तो बॉस कहता है कि कौन होगा जो जाएगा हफ्ते में 1-2 दफा उसे फाइल्स डिलीवर करने के लिए। और इस बात के लिए तुरंत ही शी गुआंग यस कर देती है और कहने लगती है कि मैंने पहले बहुत सारे कांड किए हुए हैं और मैं अब बॉस की नजर में थोड़ा अच्छा बनना चाहती हूँ। अब वो फाइल्स लेकर उसके घर पहुंच जाती है। यहाँ पर उसकी एक मेड थी जिसका नाम मिस चंद था। वो बहुत अच्छे से उसे वेलकम करती है और फिर यूसन के कमरे में ले जाती है। यूसन उस टाइम पर अपने स्टडी में था। वो जाकर उसे फाइल्स डिलीवर करती है, उसका हाल चाल पूछती है और फिर बाहर वेट करने के लिए बैठ जाती है। उसे लगा था कि बस हफ्ते में 1 आधी दफा जाना होगा, लेकिन वो तो उसे अगले ही दिन दोबारा बुला लेता है। वो नेक्स्ट डे फिर उसके घर ही पहुंची हुई थी। यहाँ पर मिस चन उसके साथ बैठकर बातें करती हैं और कहने लगती हैं कि मुझे भी बहुत अफसोस है और जो भी यूसन को जानता है सबको पता है कि वो कितना डेडिकेटेड और इतना ब्रिलियंट डॉक्टर था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब उसके बाद वो वहीं पर ही टहलने लगती है और झांकते झांकते उसकी विंडो में ही देखने लगती है और पकड़ी जाती है। यूसन उसे अपने पास बुला लेता है, कहता है कि मेरी केयर टेकर तो कल छुट्टी पर जा रही है, तो तुम यूँ करो मेरे घर की एक की लेती जाओ और फिर से तुमने कल आना है कुछ फाइल्स को डिलीवर करने के लिए। ऑफ कोर्स मैं तो नहीं आऊंगा दरवाजा खोलने, तो की तुम्हें रखनी पड़ेगी। उधर ऑफिस में भी बहुत सारे लोग गॉसिप कर रहे थे, कहने लगते हैं कि यूसन तुम्हें रोज रोज क्यों ऑफिस में बुला रहा है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा कुछ भी नहीं था। शी गुआंग आज फिर वहां जाती है और फिर उसकी अच्छे से सेवा कर रही थी। उसके लिए पानी लेकर आती है, उसका हाल चाल पूछती है, उसके लिए खाना बनाने को भी पूछती है। लेकिन वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या गिल्टी फील हो रहा है, तुम ऐसे क्यों एक्ट कर रही हो कि जैसे मेरे एक्सीडेंट में तुम्हारी कोई गलती थी। अब वो क्या बोलती कि बॉस मैंने टेंपल में जाकर स्पेशल आपके लिए एक बद्दुआ दी थी और वो भी ऊंचे लेवल की। वो तो चुप कर जाती है, लेकिन यहाँ पर यूसन के माइंड में बहुत कुछ चल रहा था। वो उससे कहने लगता है कि ये मेरा दूसरा एक्सीडेंट था, एक पहला हुआ था जिसने मेरा कैरियर खत्म कर दिया था। क्या मेरे एक्सीडेंट का सुनकर तुम्हें कोई पुरानी भूली बिसरी यादें तो नहीं आ रही। उसका इशारा था इन दोनों की डेट की तरफ, लेकिन इस बारे में शी गुआंग तो जैसे जानती ही नहीं थी।
वो जिस तरह से एकदम ब्लैंक रिएक्ट करती थी, ये देखकर यूसन को भी गुस्सा आ जाता था। उससे कहता है कि यहीं छोड़ती जाओ और अब तुम्हें यहाँ दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली जब यूसन को ब्लाइंड डेट का बोला गया था तो उस टाइम पर उसे मिस्टर नी की बेटी का कहा था और उसे तो इसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। वो सीक्रेट क्रश रखता था इस पर, लेकिन साथ ही साथ उसके कजन ने ये भी कहा था कि उस लड़की ने तुम्हें देखा है, मिस्टर नी की बेटी ने, और वो तुम्हें बहुत इंटरेस्टेड है। अब उसे लगता था कि मैं इसी से ही तो मिलने ब्लाइंड डेट के लिए जा रहा था, लेकिन जैसे इसे मेरे एक्सीडेंट का पता चला इसने मुड़कर मेरी खबर भी ना ली। ये भी नहीं देखा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं तकलीफ में हूँ, मेरा हाल चाल ही पूछ लेती। और अब वो ऐसे रिएक्ट कर रही है कि जैसे मैं उसके लिए कोई स्ट्रेंजर हूँ। वेल, अब जैसे ही शी गुआंग वापस आती है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर मो को इंटरनल ऑडिट टीम ने पकड़ लिया है। उसने काफी सारी धांधली की थी और किकबैक्स ली थी। शायद अब उसका ठिकाना जेल ही रहेगा। अब वो सारी फ्रेंड्स इकट्ठी होती हैं और पार्टी भी करती हैं, क्योंकि मिस्टर मो ने उन लोगों को तंग करने की काफी कोशिश की हुई थी। यहाँ पर शी गुआंग सोचने लगती कि ये सारा कुछ यूसन की वजह से ही पॉसिबल हुआ होगा, क्योंकि अक्सर आकर स्टोर रूम में सारा पुराना डाटा चेक करता था। वेल, अब 10 दिन बाद यूसन बिल्कुल ठीक ठाक होकर वापस आ जाता है, लेकिन अब की बार वो शी गुआंग को बिल्कुल ऐसे ही इग्नोर करता था कि जैसे उसे जानता ही ना हो। उसे कभी कोई काम नहीं देता था, बल्कि दूसरों को दे दिया करता था। वो तो अक्सर फारिग रह रह कर ही तंग आ गई थी। एक दो दफा तो इधर उधर की खबरें देख रही थी, वो उसे देखता भी है फिर भी इग्नोर कर जाता है। शी गुआंग को काफी ऑड लग रहा था। उसे ऐसे लग रहा था कि जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रहा है, लेकिन फिर सोचने लगती है कि कोई बात नहीं, ओवर टाइम ना करना किसको पसंद नहीं आएगा। उधर हमें जुआंग शू के बॉस को दिखाते हैं। वो उससे कहने लगता है कि तुमने इनकी कंपनी के नए प्रोजेक्ट पर इतनी अच्छी रिपोर्ट क्यों प्रिपेयर करके दी है? तुम क्या चाहते हो कि इनको इनकी पेमेंट मिल जाए बहुत आसानी से? मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। एक्चुअली जुआंग शू का बॉस कंपनी में कुछ ऐसे लोगों के साथ लिंक्ड था जो कि इनके सेकंड प्रोजेक्ट की एक्सपेंशन के खिलाफ थे, और इसीलिए वो लोग अंदर ही अंदर प्लानिंग कर रहे थे और रुकावट डालने की कोशिशों में थे ताकि इन्हें नेक्स्ट पेमेंट मिले ही ना। जुआंग शू को ये ऑफर भी मिलती है कि अगर वो उनकी पसंद की रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा तो उसे इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन में भेज दिया जाएगा, जहाँ की सैलरी काफी ऊंची है। जुआंग शू से एक दिन उसका भाई फे बातें करता है और उससे कहता है कि तुम अपनी लव लाइफ के बारे में क्यों नहीं सोचते? रोंग बहुत अच्छी लड़की है, अब तक तो तुम लोगों को ऑफिशियली रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए। लेकिन जुआंग शू कहता है कि लड़की तो एक बहुत अच्छी थी ही सही, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे काफी देर हो गई है। अब ऐसा लग रहा था कि वो पछता रहा है शी गुआंग को नो करके। उधर हमें शी गुआंग को दिखाते हैं। वो जिंजी के पास आती है उसके वाली बिल्डिंग में, लेकिन जिंजी के पास उस वक्त डोर की कीज नहीं थी। उसकी रूममेट भी कहीं बाहर थी, तो वो लोग सोचते हैं कि अंदर कैसे जाएं। यहाँ पर वो कहती है कि मैं बैल्कनी के थ्रू जा सकती हूँ और मुझे हर तरह की चीजों पर, पेड़ों पर चढ़ना आता है। मैं कंट्री साइड में तो बड़ी हुई थी अपनी दादी के पास, और बस वो बिल्डिंग्स के ऊपर चढ़ रही थी, दूसरे टेरेस पर कूदने ही वाली थी कि इतने में नीचे से यूसन और उसकी फ्रेंड गुजर रही थी। उसकी फ्रेंड ये सीन देखकर इतनी जोर से चिल्लाती है कि यहाँ पर शी गुआंग स्टार्टल हो गई थी और बस उसका हाथ फिसल जाता है। वो पेड़ के ऊपर गिरती है और उसके बाद नीचे गिरने ही वाली थी बहुत बुरी तरह से कि यूसन आगे बढ़ता है और उसे एक हाथ से कैच कर लेता है। बेचारा खुद जमीन पर गिर गया था, लेकिन उस पर आंच भी नहीं आने दी थी। फिर भी वो काफी ऊंचाई से गिरी थी। उसे कोई सीरियस डैमेज तो नहीं हुआ था, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। वो ऐसे टाइम पर उसकी पूरी केयर करता है। उसे तुरंत ही एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर जाता है और साथ ही साथ डॉक्टर से भी कनेक्टेड था। वो टाइम पर उसे फर्स्ट एड भी देता है, जिसके बाद उसे वॉमिट आ गई थी और वो उसने की थी सीधी यूसन के ऊपर, पर फिर भी उसने जरा भी बुरा नहीं मनाया था। इन दी एंड जैसे ही वो होश में आती है तो वो अपने पास यूसन को बैठे हुए देखती है। वो उसे बहुत प्यार से आकर पानी पिलाता है और उससे उसका हाल चाल पूछता है। बाद में थोड़ा डांटता भी है कि ये क्या हरकत थी, तुम कैसे काम कर रही थी बंदरों वाले, तुम्हें अपनी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। उसने ये बात काफी गुस्से से बोल दी थी। इस पर जो बेचारी पहले ही बीमार थी और अभी अभी होश में आई थी, उसका तो रोना ही निकल जाता है। वो ऊंचा ऊंचा रोती है और कहती है कि सारा कुछ तुम्हारी फ्रेंड की वजह से हुआ है, उसी ने ही मुझे चिल्लाकर स्टार्टल किया था, और तुम्हारे साथ वो ना होती तो आज मैं इस तरह से हॉस्पिटल बेड पर न पड़ी हुई होती। और बस एक्सीडेंट के बाद तो जैसे बेचारी में हिम्मत ही आ गई थी। वो अपना अगला पिछला सारा गुस्सा उस पर निकाल देती है और कहने लगती है कि क्या तुम्हारी मेरे डैड के साथ कोई दुश्मनी चल रही है? क्या हमारी फैमिलीज आपस में एनिमीज हैं जो तुम सारा बदला मुझसे ले रहे हो? तुम मुझसे ओवर टाइम कराते हो, मुझे छोटी छोटी बातों पर सजा देते हो, इतनी सारी इन्वेंटरी का काम कराया, मुझे बहुत सारी चोटें मिली, क्या तुम्हें मेरे साथ इस तरह बिहेव करना चाहिए? मैंने ऐसा क्या कर दिया था? वो जवाब में उससे कहने लगता है कि नहीं, तुम्हारे डैड और मेरी फैमिली बहुत अच्छी टर्म्स पर हैं और तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही हर्ट होती हो, कोई और नहीं है जो हर्ट हो सकता है। ये बात उसने बहुत डीप की थी और शी गुआंग को समझ भी नहीं आ रही थी कि किस बात पर मुझसे हर्ट हो गया है।
इसके साथ ही उसे अपना एक्सीडेंट याद आने लगता है। वो बहुत ही भयंकर था। जब वो होश में आया था तो उसका लेफ्ट आर्म आम इंसान के लिए तो ठीक काम कर रहा था, लेकिन उसका पैशन, उसका कैरियर उसे छीन चुका था। ये वो पॉइंट था जो उसका अब तक का लाइफ का लोएस्ट आया था, और इस पॉइंट पर वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जिस लड़की के लिए वो इतने जोश से उससे खुशी खुशी मिलने के लिए जा रहा है, वो एटलीस्ट एक दफा उसे देखने के लिए तो आएगी। लेकिन शी गुआंग तो ऐसे अनजान हुई थी, मुड़कर उसे देखा भी नहीं था, और इतने सालों में आज तक उसकी कोई खबर नहीं ली थी। ये बात उसे हर्ट कर गई थी, इतना हर्ट कि जितनी कोई सुपरफिशियल पेन नहीं करती। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वहां पर उसकी फ्रेंड्स आती हैं, जो उसे बताती हैं कि कल तुमने डॉक्टर यूसन को देखना था। पहली दफा उनके अंदर का डॉक्टर जाग उठा था, और तो और उन्होंने एक हीरो की तरह से आगे बढ़कर तुम्हें संभाला था। पता है, उनके लेफ्ट आर्म में एक्सीडेंट की वजह से चोट थी, अब तो और भी हालत खराब हो गई होगी। वो सब बताती है कि उन्होंने किस तरह से तुम्हें फर्स्ट एड दी, तुम्हारी केयर की, और तुम्हारी वजह से अपने उस फ्रेंड को भी बहुत बुरी तरह से डांटा था। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तुमने तो उसके ऊपर वॉमिट भी कर दी थी, और उसने जरा भी हेजिटेशन नहीं की। ये सुनने के बाद शी गुआंग बहुत शर्मिंदा होती है। उसे लगता है कि रियल विलन तो वो थी, यूसन तो इसकी सारा टाइम केयर करता रहा था। और इतना ही नहीं, बल्कि उसने उसके लिए एक लंच बॉक्स भी प्रिपेयर किया हुआ था। अब वो काफी शर्मिंदा होती है, और उसके बाद उसे मैसेज करती है कि कल आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया था उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और फिर उसके बाद वो सो जाती है। जैसे ही सो कर उठती है तो वो उसे मैसेज कर चुका था कि मैं जल्दी तुम्हें देखने के लिए आ रहा हूँ। वो उठती है, खुद को कुछ ठीक करती, उससे पहले ही वो उसके कमरे में एंटर हो चुका था। वो उससे कहता है कि हमारे बीच रिलेशनशिप काफी खराब रहा है, लेकिन अब मैं हर चीज को क्रिस्टल क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत कुछ है जो तुम भूल जाओ, काफी कुछ तो भूल भी चुकी हो, और जो बुरा बर्ताव मैंने तुमसे किया था, मैं हर चीज क्लियर करना चाहता हूँ। क्यों ना हम एक नई शुरुआत करें। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लोगों का रोना बहुत बुरा लगता है। मतलब कि इनडायरेक्टली वो उसकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता था। अब डॉक्टर्स ने कहा था कि तुम्हारा सीटी स्कैन भी होगा, उसकी रिपोर्ट्स आएंगी, और उसके थोड़े दिनों बाद तक भी तुम्हें यहीं रखा जाएगा। हम तुम्हें ऑब्जर्व करना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअली वो डॉक्टर यूसन का काफी अच्छा फ्रेंड था। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, जाओ और इसके साथ अच्छे से बातें करो, इसके साथ समय बिताओ, इसकी सेवा करो, इसका दिल जीत लो। लेकिन ये सारा कुछ करने में यूसन बहुत ही शर्मीला था। वो आता तो था, बार बार आता था उसे देखने के लिए, लेकिन कोई ना कोई बहाना बनाकर उसके लिए खाना भी लेकर आता था। लेकिन कहता था कि तो मैं अपने फ्रेंड्स के लिए ला रहा था, सोचा तुम्हारे लिए भी ले आऊं। और फिर ये भी झूठ बोल देता था कि यहाँ पर बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि सर्जिकल चीजों पर मुझसे असिस्टेंस लेना चाहते हैं, और मैं आजकल अपनी एनुअल लीव पर हूँ, तो यहीं पर बहुत अच्छा समय उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करके। और वो लोग घंटों घंटों अक्सर उसी के ही कमरे में बैठे होते थे, और कोई ना कोई आता था और यूसन से उसका मशवरा ले रहा होता था। वो बहुत ही ब्रिलियंट और जीनियस डॉक्टर था। इस बात का अंदाजा तो शी गुआंग को भी हो चुका था, और ये भी पता चल गया था कि ये डॉक्टर था तो कितना खुश था। ये काम करते हुए से जो खुशी होती है वो कभी भी ऑफिस में नजर नहीं आई थी। अब ये सारी बातें जब वो जिंजी को बताती थी तो जिंजी को तो यही लगता था कि कहीं बॉस तुम्हारे लिए फॉल तो नहीं कर चुका। लेकिन इन बातों पर शी गुआंग लगता है कि कुछ सोचना ही नहीं चाहती थी। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर बात का उल्टा ही मतलब निकाल लेती थी। अब एक दफा वो बैठी थी और अपने मोबाइल पर कोई गेम खेल रही होती है। यूसन उसके पास आता है। वो अपना लेवल क्लियर करने में इतनी बिजी थी कि उसे इंतजार करने का बोलती है, और पता ही नहीं चलता कि वो कब उठकर वहां से चला गया था। वो उसे सॉरी करती और कहती है कि मैं अपने ब्रेन की थोड़ी एक्सरसाइज करा रही थी। और फिर नेक्स्ट डे वो उसके लिए कुछ फाइल्स लेकर आता है और उससे कहता है कि अगर ब्रेन की एक्सरसाइज करानी है तो इसके थ्रू कराओ। इसमें तुम्हारे ब्रेन का जो हिस्सा काम करेगा वो इसे एक्टिव कर देगा। लेकिन इस तरह की वीडियो गेम्स खेलकर तुम अपने ब्रेन को थका रही हो एक एक्सीडेंट के बाद। बिलीव मी, मैं एक न्यूरोसर्जन रहा हूँ, मुझे सारा कुछ पता है। और फिर उसके बाद उसे वो फाइल्स देकर काम पर लगा देता है और उससे फोन लेकर खुद उसकी गेम का लेवल क्लियर करने पर लग जाता है। लेकिन ये गेम वो आसानी से क्लियर कर तो सकता था, लेकिन फिर भी उसके एक हाथ की ग्रिप अच्छे से काम नहीं कर रही थी, और अपने हाथ की ये हालत देखकर उसे बार बार बहुत अफसोस होता है। और इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।